जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं, और प्रीवियस सेशन में हम डिस्कशन कर रहे थे स्केजुलर्स की, और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने ये डिस्कशन कर ली थी कि स्केजुलर्स हमारे पास जो है वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है, लॉन्ग टर्म है और मीडियम टर्म स्केजुलर है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। और दो तरह के, अच्छा अब यहाँ पे बात आ जाती है, जो हमारे स्केजुलर्स हैं, जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, वो हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं। एक है नॉन प्रीम्प्टिव हैं और एक है प्रीम्प्टिव। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उनका बिहेवियर होता है प्रीम्प्टिव या नॉन प्रीम्प्टिव। नॉन प्रीम्प्टिव क्या करते हैं? वन सीपीयू गिवन टू द प्रोसेस, इट कैन नॉट बी प्रीम्प्टेड ब्लॉक्ड अनटिल कंप्लीट्स इट्स सीपीयू। बिल्कुल वैसे ही नॉन प्रिमिटिव को आप समझ ले, जैसे अक्सर हमने देखा है कि कई लोगों को वो होता है स्टेजेस पे, ये जहाँ पे गैदरिंग हो, जहाँ पे कोई सियासी जलसा हो रहा हो, कोई मजहबी कोई महफिल वगैरह हो रही हो, तो माइक पास आ जाए, उनके हाथ में आ जाए, कोई नात ख्वाह होते हैं या कोई और सियासत में, वो जनाब माइक नहीं छोड़ते, तो वो समझ लें कि नॉन प्रीम्प्टिव की एग्जांपल है। और प्रीम्प्टिव ऐसे होते हैं कि अगर कोई थोड़ा सा उनको इंटरप्ट किया जाए, कोई बात हो, तो वो जनाब उनका जो है माइक छोड़ देते हैं। तो प्रीम्प्टिव, इफ़ अ न्यू प्रोसेस अराइव्स विद सीपीयू बस्ट लेंथ लेस देन रिमेनिंग टाइम ऑफ करंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस, तो ये प्रीम्प्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें सीपीयू बस्ट की ही बात नहीं है, देयर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्केजुलिंग एल्गोरिदम। तो उसके हिसाब से फिर ये प्रीम्प्टिव एल्गोरिदम वर्क कर रहे होते हैं। मतलब सिंपल अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो जो नॉन प्रीम्प्टिव स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, वो अपने जो प्रोसेस शुरू होता है उसकी मुकम्मल एग्जीक्यूशन तक वही प्रोसेस सीपीयू के साथ चलता रहता है। और प्रीम्प्टिव में ऐसा पॉसिबल है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो, स्वैप आउट हो जाए वो प्रोसेस। ठीक है जी। ओके, अब डिस्पैचर आ गया। डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजुलर। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मतलब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो डिस्पैचर है वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर ही समझा जाता है। तो डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल टू द सीपीयू ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजुलर। तो ये डिस्पैचर, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने जो कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाया, तो उसको अल्टीमेटली डिस्पैचर जो है वो सीपीयू के साथ जोड़ता है। ठीक है जी। यहाँ पर स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट होता है, स्विच टू यूज़र मोड, जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम, और डिस्पैच लेटेंसी जिसको हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच की बात की। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है, या तो उसी को डिस्पैचर कहा जाता है, या फिर उसके साथ सम टाइम डिपेंड्स अपॉन द हार्डवेयर आर्किटेक्चर, कोई थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। तो लेकिन वर्किंग दोनों की इकट्ठी है, दोनों मिलके ही काम करते हैं इफ़ दे आर सेपरेट। और इन अदर केस इफ़ दे आर सेम कॉन्सेप्ट, तो फिर तो ज़ाहरी बात है उनका काम यही है कि स्वैप इन करवाना है, स्वैप आउट करवाना है, बल्कि पहले स्वैप आउट होगा, फिर स्वैप इन होगा, और कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, और एक प्रोसेस रिमूव, दूसरा प्रोसेस ज्वाइन करवाएंगे। ओके जी। स्केजुलिंग क्राइटेरिया, सीपीयू यूटिलाइजेशन इसका क्राइटेरिया है, जो पर्पज़ है स्केजुलिंग का। कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। थ्रूपुट है नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। थ्रूपुट जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रोसेसर सीपीयू की परफॉर्मेंस बेटर समझी जाएगी। टर्न अराउंड टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, जितना टर्न अराउंड टाइम कम होगा, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, उतना सीपीयू की परफॉर्मेंस बेटर समझी जाएगी। ठीक है जी। वेटिंग टाइम जितना कम होगा उतना सीपीयू की परफॉर्मेंस बेटर समझी जाएगी। ठीक है जी। रिस्पॉन्स टाइम भी कम से कम होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अनटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, नॉट आउटपुट। आउटपुट की बात नहीं है, पहले रिस्पॉन्स की बात है, कब उसको जो है वो प्रोसेस को सीपीयू कब उसको रिस्पॉन्ड करता है, कब उसका पहली प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर मैं इसको अल्टीमेटली कंक्लूड करूँ चीज़ों को, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रूपुट हमारी ज़्यादा होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम हमारा जो है ये कम होना चाहिए, वेटिंग टाइम हमारा कम होना चाहिए। ठीक है जी। और रिस्पॉन्स टाइम भी हमारा कम होना चाहिए।
ये स्केजुलिंग का पर्पज़ ये होता है, स्केजुलिंग डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स का पर्पज़ ये है जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा ये इसको समराइज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्केजुलिंग एल्गोरिदम, ठीक है जी। और जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, जो एल्गोरिदम जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अब मैं इसकी डिटेल में सिर्फ आपको एग्जांपल से लेके जाऊंगा, डिटेल में फर्दर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके कुछ परफॉर्मेंस को हम डिस्कस कर लेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक P1 प्रोसेस है और उसका जो टाइम रिक्वायर्ड है 24 यूनिट टाइम उसे रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोसेस P2 है, उसको 3 बस्ट टाइम या यूनिट टाइम चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेस P3 है, उसको 3 यूनिट टाइम चाहिए, ठीक है जी। सपोज दैट प्रोसेसेस अराइव इन द ऑर्डर P1 P2 P3। तो ज़रा देखिएगा इसका जो गैंट चार्ट है, जिसको हम टाइम चार्ट भी कहते हैं, वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। 0 टाइम यूनिट पे P1 आया और उसको जो है वो 24 जो है यूनिट टाइम उसने कंज्यूम किया, फिर P2 फिर P3, ठीक है जी। तो जो पहले P1 आया था हमने अज्यूम ये कर लिया, पहले P1 आया, P1 को CPU मिल गया, फिर P2 आया, जैसे उसने बताया उसका ऑर्डर P1 P2 और P3 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे डिफरेंट हम इसके जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि इसका जो है थ्रूपुट ज़्यादा होना चाहिए, इसका जो है वो वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम इसका, और वो हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कैसे पैरामीटर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है फॉर P1 वो तो ज़ीरो है, चूँकि सबसे पहले P1 आया उसको CPU मिल गया। उसके बाद P2 आया और P2 जो है उसको 24 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा, P3 को 27 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। अगर हम इसका एवरेज वेट टाइम निकाल लें तो ये 17 बन जाता है, विच इज़ आई थिंक नॉट बेयरेबल। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की ये प्रॉब्लम होती है कि उसको आगे हम एक और इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो भी फिर मैं आपको कंक्लूड करता हूँ। अब देखें, सपोज दैट द प्रोसेसेस अराइव इन द डिफरेंट ऑर्डर P2 P3 P1, ठीक है जी। अब जैसे हमें पता है इनका बस टाइम तो वही है, P1 का 24 है, P2 P3 का 3 यूनिट टाइम है। तो गैंट चार्ट क्या बनेगा, P2 को कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, P3 को 3 सेकंड वेट करना पड़ेगा और P1 को जो है 6 सेकंड वेट, या सेकंड नहीं कहेंगे, यूनिट टाइम की बात कर लेंगे, ठीक है जी। तो बहरहाल कुछ इस तरह का ये गैंट चार्ट बन जाएगा। जब इसको हम कंक्लूड करेंगे तो P1 जो है इसको 6 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा, चूँकि P1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। और P3 को 3 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा और P2 को 0 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। तो इसका जो एवरेज हम वेट टाइम निकालेंगे वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमारे पास एक फॉर्म बन रही थी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, कि अगर लकीली हमारे पास जो लंबी जॉब्स हैं वो बाद में आएँ तो इसका एवरेज जो वेट टाइम है वो कम हो जाता है और इसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। और ये प्रीवियस केस है, बेटर केस है जो भी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी है। और यहाँ पे एक कॉनवाय इफेक्ट रोल प्ले करता है। वो कॉनवाय इफेक्ट क्या है, शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस। अगर हमारे जो छोटे प्रोसेस हैं वो बड़े प्रोसेस के बिहाइंड हैं तो फिर कॉनवाय इफेक्ट आता है, और जो बाद में प्रोसेसेस आएंगे छोटे उनको काफ़ी सारा वेट करना पड़ सकता है, उनका वेटिंग टाइम बहुत एक्सीड कर जाता है और उन प्रोसेसेस को जो सीपीयू की जो फर्स्ट उसको जो मतलब टाइम मिलता है वो उसके हवाले से उनको वेट करना पड़ता है, और ओवरऑल वेट टाइम भी, एवरेज वेट टाइम भी बढ़ जाता है। सो दैट ये इतना कोई मतलब ऐसा नहीं है स्केजुलिंग एल्गोरिदम जिसको लाइक किया जाए या जो कि अच्छा हो। फिर यहाँ से हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो है नॉन प्रीम्प्टिव स्केजुलिंग एल्गोरिदम है, ठीक है जी। जो जॉब आती है उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल होती है, फिर अगली जॉब की बारी आती है। जो हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे, एक प्रीम्प्टिव देखा था, एक नॉन प्रीम्प्टिव देखा था। तो ये जो हमारे पास FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ये नॉन प्रीम्प्टिव है, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल में आपको क्लियरली समझ आ रही है कि जो P1 आया था वो उसने मुकम्मल अपनी प्रोसेसिंग कर ली, तो उसके बाद उसने प्रोसेस को छोड़ा, ठीक है जी। ओके जी, इसके बाद आ जाता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम, ठीक है जी।
तो ये क्या करता है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ऐसी जॉब, ऐसा प्रोसेस जिसको कम टाइम लगना है, उसको पहले सर्व किया जाता है, उसको पहले सीपीयू के साथ जोड़ा जाता है। एसोसिएट विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट सीपीयू बस्ट। ठीक है जी। यूज़ दीज लेंथ्स टू स्केड्यूल द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट टाइम। जिसकी सीपीयू बस्ट सबसे शॉर्टेस्ट होगी उसको सीपीयू अलॉट कर दिया जाता है। ये सेम रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है। जैसे अक्सर आप देखें कहीं पे आप जाते हो, सर्विसेज आपको चाहिए या कोई आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, फॉर एग्जांपल फ़ोटोकॉपी की एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पे कोई पहले से बंदा मौजूद है फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए, जिसने कोई 200-400 फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। आपकी सिंगल फ़ोटोकॉपी है, आपने कोई, और बंदा वहाँ पे, मशीन एक है, बंदा एक है, ऑपरेटर। तो आप उसके पास जाते हैं और आप रिक्वेस्ट करते हैं, जी मेरी सिर्फ एक कॉपी है, मुझे जो है वो ये प्रिंट आप कर दें, फ़ोटो कापी बना दें। तो माइट भी पॉसिबल, अगर वो जो बंदा है ज़्यादा ही खड़ूस ना हो, तो वो जो दुकान वाला है आपको फ़ोटो कापी कर देता है। आपकी 10 कॉपीज़ हैं, उसकी 400 हैं, वो आपको फ़ोटो कापी कर देगा। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह का इसका बिहेवियर होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। तो इसमें इसमें बहरहाल दो स्कीम्स आ जाती हैं। एक नॉन प्रीम्प्टिव है, वंस सीपीयू गिवन टू द प्रोसेस इट कैन नॉट बी प्रीम्प्टेड। ठीक है जी, अनटिल कंप्लीट्स इट सीपीयू बस्ट। और इसमें एक प्रीम्प्टिव भी आ जाता है, जिसको हम जिसमें हम ये जी जो प्रोसेस है वो सीपीयू से समटाइम रिमूव भी हो जाता है। ठीक है जी। इफ़ अ न्यू प्रोसेस अराइव्स विद सीपीयू बस्ट लेंथ लेस देन रिमेनिंग टाइम ऑफ करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, तो ये प्रीम्प्ट कर जाता है, ये सीपीयू से उस प्रोसेस को रिमूव कर दिया जाता है। दिस स्कीम इज़ नॉन एज द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है एसडीएफ विद प्रीम्प्टिव बिहेवियर, इसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। है ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है जी। लेकिन अगर ये प्रीम्प्टिव है तो फिर इसका जो बिहेवियर है, जो इसका जो नाम है, जो इसकी जो टाइप है, वो डिफ़र कर जाती है। फिर इसको हम SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं। तो दोनों की एग्जांपल्स हम देखेंगे। SJF इज़ ऑप्टिमल, यानी कि ये बेटर है किससे, ये आपका FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से बेटर है। ये क्या करता है, गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें एक प्रोसेस है, इसको हमें ज़रा बड़ा मिन्यूटली देखना पड़ेगा। ये एक प्रोसेसेस हैं, हमारे पास सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, और इनका अराइवल टाइम यहाँ पे दे दिया। एक और यहाँ पे पैरामीटर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इनका जो बस्ट टाइम है, जो इनका टाइम रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द प्रोसेसिंग, वो भी साथ दे दिया। तो अब SGF नॉन प्रीम्प्टिव जो सीपीयू के साथ अटैच हो जाता है तो छोड़ता नहीं अनटिल अनलेस अपनी प्रोसेसिंग मुकम्मल करवा ले। नॉन प्रीम्प्टिव की एग्जांपल, तो जब ज़ीरो टाइम के ऊपर जब P1 आएगा तो उसको 7 यूनिट टाइम चाहिए कंप्लीशन के लिए। तो यहाँ पे आया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 पे जाके इसने सीपीयू को छोड़ा। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर 2 यूनिट टाइम पे P2 आ चुका था। ठीक है जी। और 4 यूनिट टाइम पे P3 आ चुका था। ठीक है जी। और 5 यूनिट टाइम पे P4 भी आ चुका था। लेकिन चूंकि ये नॉन प्रीम्प्टिव है तो इसने किसी नए प्रोसेस के आने को बॉदर नहीं किया। ये कहता जी बाकी सारे जाएं भाड़ में, मेरी प्रोसेसिंग पहले होनी चाहिए। तो ये बाकी सारे प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं। और फिर जब उसके बाद P3 की बारी आई, चूँकि अब 7 यूनिट टाइम तक हमारे पास 3 प्रोसेसेस सबमिट हुए हैं और प्रोसेस है SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इन 3 में से जो शॉर्टेस्ट था वो सिलेक्ट हो गया और उसको यहाँ पर CPU मिल गया, विच इज़ P3 प्रोसेस। और इसके बाद जब P3 मुकम्मल हुआ, चूँकि नॉन प्रीम्प्टिव है, वैसे भी इसका यूनिट टाइम 1 इसको रिक्वायर्ड था, तो जब इसने अपनी एग्जीक्यूशन इसकी मुकम्मल हुई तो 8 यूनिट टाइम के ऊपर फिर P2 पहले आया था, P2 को टाइम मिल गया। इसके 4 यूनिट टाइम था रिक्वायर्ड बस टाइम, इसने वो मुकम्मल किया और एंड पे जो P4 है उसको CPU मिल गया। तो इसमें अगर हम वेट टाइम देखें तो जो P1 है उसका तो वेट टाइम अल्टीमेटली 0 है। लेकिन P2 यहाँ पे आया था, 2 यूनिट टाइम पे आया था और इसको जो CPU मिला P2 को CPU मिला यहाँ पे 8 पे आके। ये 2 यूनिट टाइम पे आया था और इसको CPU मिला इधर 8 यूनिट टाइम पे। तो 8 - 2, इसका जो वेटिंग टाइम है वो 6 हो गया। फिर जो P3 है,
P3 जो आया था P3 ये 4 यूनिट टाइम पे आया था, ये देखें, ठीक है जी। और इसको CPU मिला, इसको मिला 7 टाइम पे, तो 7 माइनस 4, इसको 3 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। फिर जो P4 है ये 5 यूनिट टाइम पे आया था। एज यू कैन सी हेयर क्लियरली P4 अराइव्स एट यूनिट टाइम 5, तो इसको CPU मिला 12 पे, तो 12 माइनस 5 7, तो इसका जो वेट टाइम है 7 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये 4 जो है इसका एवरेज यूनिट टाइम बन जाता है। तो ये SJF नॉन प्रीएम्प्टिव। लेकिन SJF में एक जो उसका वेरिएशन है जिसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं। अगर हम सेम एग्जांपल को डिस्कस करें प्रीएम्प्टिव के साथ, सो हमारा जो एवरेज टाइम है वो कम हो जाता है, बट वी विल डिस्कस इट इन डिटेल बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मली। तो टाइम इनका जो एग्जांपल है वो सेम है, इनका अराइवल टाइम सेम है, बस टाइम सेम है, लेकिन बिकॉज दिस एल्गोरिदम इज़ प्रीएम्प्टिव, जब कोई नया प्रोसेस एडमिट होगा और उस वक्त ये कंपेयर करेगा कि नया प्रोसेस कोई शॉर्टेस्ट जॉब तो नहीं है, तो फिर वो प्रीम्प्ट कर जाएगा। अब देखिए इसको ज़रा डिस्कस करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। ज़ीरो टाइम पे P1 यहाँ पे जो है CPU के साथ CPU के साथ उसकी वर्किंग स्टार्ट हुई। 1 यूनिट टाइम पे तो कुछ अभी आया ही नहीं था। 2 यूनिट टाइम पे हमें एक नए प्रोसेस ने ज्वाइन किया और वो प्रोसेस था P2। अब 2 यूनिट टाइम जब हुआ था उस वक्त जो रिमेनिंग टाइम था बस्ट टाइम इसका P1 का वो 5 था, और प्रोसेस 2 का जो टाइम था बस्ट टाइम वो था 4, विच इज़ डेफिनेटली लेस देन P1। तो P1 को प्रीम्प्ट कर दिया गया, P1 को जो है वो वेटिंग में डाल दिया गया, और जो 2 है उसको CPU मिल गया। अब P3 यूनिट टाइम पे कोई नया प्रोसेस नहीं आया, P4 पे एक और नया प्रोसेस आ गया, ठीक है जी। P4 कह रहा हूँ, सॉरी, 4 यूनिट टाइम पे एक नया प्रोसेस आ गया जिसको P3 कहते हैं, और ये 4 यूनिट टाइम पे आया। जब ये आया 4 यूनिट टाइम पे, उस वक्त जो रिमेनिंग बस टाइम था P1 का वो 5 था, और रिमेनिंग बस टाइम जो था P2 का वो 2 था, और P3 भी आ गया, इसका बस टाइम रिमेनिंग बस टाइम चूँकि है ही 1 यूनिट टाइम तो इसका 1 था। जब कंपैरिजन हुआ तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, वो P3 बनी। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं P2 को प्रीम्प्ट कर दिया गया और P3 को प्रोसेस जो है वो असाइन कर दिया। अब P3 का एक ही जो था उसका मतलब बस्ट थी, यूनिट टाइम था उसका, उसने वो अलैप्स किया और ये जो है वो ज़ीरो हो गया, और अल्टीमेटली 5 यूनिट टाइम पे एक नया प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस हो गया। अगर मैं 5 यूनिट टाइम का यहाँ पे रिमेनिंग टाइम निकाल लूँ तो P1 के लिए 5 बस्ट रिमेनिंग टाइम था, P2 का 2 रिमेनिंग बस्ट टाइम था, P3 तो ख़त्म हो गया ना, इसको तो एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गई, और P4 यूनिट टाइम 5 पे इंट्रोड्यूस हुआ, इसका जो बस्ट टाइम है रिमेनिंग वो 4 है। अब इन सब में से शॉर्टेस्ट कौन सा है? P2, जिसका बस टाइम 2 है। तो जो हमारे पास यहाँ पे हमने 5 यूनिट टाइम पे बात की थी, जो यूनिट टाइम है 5, तो 5 पे आके आप देखें P2 शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वाला था प्रोसेस, तो 5 यूनिट टाइम पे P2 को टाइम मिल गया, और उसके बाद फिर 2 यूनिट टाइम इसने कंज्यूम किए। डेफिनेटली ये जो है इसकी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो गई, ये भी ज़ीरो हो गया, P3 पहले ही ज़ीरो था। अब जो रिमेनिंग है उनमें से डेफिनेटली जो P4 है उसका बस टाइम कम है, तो P4 को पहले CPU मिलेगा और उसके बाद P1 को मिलेगा। अब अगर आप इसका वेटिंग टाइम निकालें तो ओवरऑल जो P1 है, ये हमें इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। जो P1 है उसको 9 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। कैसे? पहले यहाँ पर तो उसका वेट 0 था, लेकिन फिर ये 2 यूनिट टाइम P1 को वेट करना पड़ा, ये 1 यूनिट टाइम 3 हो गए, 3 और 2 5 हो गए, 5 और 7 और 4 11, 5 और 4 9 यूनिट टाइम ये वाले P1 को वेट करने पड़े, 9 यहाँ पे आ गया। और जो P2 है इसको 1 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। कैसे? जब ये सबमिट हुआ था, एक्सक्यूज़ मी, जब ये सबमिट हुआ था उस वक्त तो इसको फ़ौरन CPU मिल गया था P2 को, लेकिन इसको कहाँ पे वेट करना पड़ा? फिर ये 4 यूनिट टाइम से लेके 5 यूनिट टाइम तक इसको 1 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा P2 को, तो इसका जो है वो वेटिंग टाइम बंद आ गया। उसके बाद P3 तो जब आया था, जैसे ही आया था
फ़ौरन, चूँकि ये सबसे कम वही फ़ोटोकॉपी वाली एग्ज़ाम्पल, इसकी एक ही फ़ोटोकॉपी थी और इसने रिक्वेस्ट की कि जी मेरी एक ही कॉपी है, बाकियों की ज़्यादा हैं तो मेहरबानी करें, तो इसका वेटिंग टाइम ज़ीरो था। और वैसे भी ये एल्गोरिदम है, यहाँ पर कौन सा कोई अखलाकियात है, यहाँ पर कौन सा कोई जो है वो कोई बंदा ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा या कोई इखलाकियात का मुज़ाहरा करेगा कि जी चलो ठीक है मेरा कम है काम, आप ज़्यादा करवा रहे हैं। एक एल्गोरिदम है, CPU मस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो इसका 1 यूनिट टाइम था, इसको टाइम मिला, इसका वेटिंग टाइम 0 निकला। और जो P4 है वो 5 यूनिट टाइम पे आया था, लेकिन उसको जो CPU मिला वो 7 पे मिला। ठीक है, जो 7 माइनस 5 2 यूनिट टाइम इसका वेटिंग टाइम, तो इसका जो एवरेज टाइम है वो 3 है। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड हेयर, SGF वाज optimal as compared to FCFS first come first serve, but SRTF is much better or much optimal even as compared to SGF। ठीक है जी, तो ये कुछ इनका स्टेटस था दोनों का, SGF और SRTF का। लेकिन ये समटाइम दोनों SGF ही कहलाते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लेकिन जो SGF सिंपल है उसको हम नॉन प्रीम्प्टिव कहते हैं, और जो SRTF है इसको हम SGF विद प्रीम्प्टिव या SGF प्रीम्प्टिव भी कहते हैं। ओके जी, अब प्रियोरिटी स्केजुलिंग आ जाती है। अब प्रियोरिटी नंबर जी, प्रियोरिटी स्केजुलिंग में एक प्रियोरिटी नंबर होता है जो कि प्रोसेस के साथ एसोसिएट होता है, और उस प्रियोरिटी की बेस पर हम अपने प्रोसेस को सम टाइम CPU के साथ स्वैप आउट करवा के स्वैप इन करवा सकते हैं। द CPU इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाइएस्ट प्रियोरिटी, और ये स्मॉलेस्ट इंटीजर हाइएस्ट प्रियोरिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द लो लेवल डिटेल्स के किस तरह से प्रियोरिटी डील हो रही है। सम टाइम हाईएस्ट इंटीजर भी हाईएस्ट प्रियोरिटी हो सकती है। फिर प्रियोरिटी में प्रीम्प्टिव भी होते हैं और नॉन प्रीम्प्टिव भी आ जाते हैं। ठीक है जी, SGF इज़ अ प्रियोरिटी स्केजुलिंग वेयर प्रियोरिटी इज़ द प्रिडिक्टेड नेक्स्ट CPU बस टाइम। तो अगर हम SGF की बात करें तो उसमें प्रियोरिटी जो है वो वहाँ पर आप देख लें, जिसका जिसका अगर आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीम्प्टिव की बात करें, जिसको हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहा था, तो वहाँ पर जो बस्ट टाइम है, जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, वो प्रियोरिटी है। जिसका सबसे कम रिमेनिंग टाइम होगा जिस जॉब का, जिस प्रोसेस का, उसकी प्रियोरिटी हाईएस्ट होगी। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, स्टारवेशन प्रॉब्लम एक आती है। लो प्रियोरिटी प्रोसेसेस में नेवर एग्जीक्यूट। अब वही फ़ोटोकॉपी की एग्जांपल लें, अगर अगर किसी की 400 फ़ोटोकॉपीज़ हैं और 300 फ़ोटोकॉपीज़ हैं, तो उससे कम फ़ोटोकॉपीज़ वाले बंदे आते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, तो वो तो बेचारा खपता रहेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है स्टारवेशन का OS की टर्म्स में, कि इसको एजिंग, जैसे जैसे किसी लेस प्रियोरिटी वाले प्रोसेस को जो है वो टाइम गुजरता जाता है, उसकी प्रियोरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती है। वरना ऐसा ना हो कि वो जनाब पड़ा रहे और उसकी बारी ही ना आए। ठीक है जी, सोल्यूशन इसका एजिंग है। एज टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीज द प्रियोरिटी ऑफ द प्रोसेस। ओके, अब इसमें एक आ जाता है राउंड रोबिन। इवन उसने ये भी बता दिया कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी जो आपका टाइम है, बस टाइम है, या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में भी जो बस टाइम है, रिमेनिंग बस टाइम, वो आपका प्रियोरिटी के तौर पे कंसिडर होता है। लेकिन अब राउंड रोबिन देख लें, एक और हमारा एल्गोरिदम है। ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ CPU टाइम, जिसे टाइम क्वांटम कहते हैं, टाइम स्लाइस भी कहते हैं, यूजुअली 10 to 100 मिली सेकेंड्स। इट डिपेंड्स अपॉन द एल्गोरिदम्स। ठीक है जी, okay, after this time has elapsed, the process is preempted and added to the end of the ready queue। तो जब उसने वो टाइम अपना गुजार लिया, उसके बाद उसको उससे प्रोसेस जो है वो यू कैन से के ले लिया जाएगा। ठीक है जी, इफ़ देर आर एन प्रोसेस, इसकी एग्जांपल बेशुमार है घर पे। आपके फ़र्ज़ करें कोई एक खिलौना है, कोई एक बाइसिकल है और ट्राईसिकल है, बच्चे आपके पास चाइल्ड ज़्यादा हैं, 3 चाइल्ड हैं और बाइसिकल एक है, तो आप डिसाइड कर लेते हो कि जी 5-5 मिनट हर बच्चा जो है वो ट्राईसिकल को मतलब यूज़ करेगा। तो इट इज़ द यू कैन से एग्जांपल ऑफ राउंड रॉबिन स्केजुलर। Okay, if there are n processes in the ready queue and the time quantum is q, then each process gets 1 over n of the CPU time in chunks of at most q time units at once। थोड़ा सा मैथमेटिकल है। नो प्रोसेस वेट्स मोर देन n माइनस 1 इंटू q टाइम यूनिट्स। ठीक है जी, तो इसको आप थोड़ा सा मिन्यूटली इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास ओवरऑल जो टाइम क्वांटम है उनमें से
रिप्लेस करते करते हमारे सीपीयूज़ को टाइम अलाउट किया जाता है। परफॉर्मेंस, अगर तो हमारे पास टाइम क्वांटम लार्ज है तो वहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि वर्क करेगा। तो अगर तो जो टाइम क्वांटम है वो लार्ज है या ज़्यादा लार्ज है तो फिर तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या इस तरह का बिहेवियर इसका हो सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। तो अगर ये स्मॉल है तो ये क्यू मस्ट बी लार्ज इनफ विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट स्विच, अदरवाइज ओवरहेड इज़ टू हाई। अगर ये ज़्यादा स्मॉल है तो फिर जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच जो हमारा हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो ओवरहेड होता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है जो ओवरहेड है वो बढ़ जाएगा और जो एक्चुअल टाइम है, जो बेनिफिशियल टाइम है, जो प्रोडक्टिव टाइम है वो हमारा वेस्ट होता रहेगा। ठीक है जी। तो इसके दरमियान हमें क्यू स्मॉल क्यू लार्ज के दरमियान हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा जो क्वांटम है वो कितना का होना चाहिए। ना तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात हो जाए और ना ही जो है ये ओवरहेड बढ़ जाए कॉन्टेक्स्ट स्विच का। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर देखें, ये मेरे पास जो है एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें P1 P2 P3 P4 हमारे पास डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस हैं और इस पे टाइम क्वांटम 20 लिया गया है। ठीक है जी। तो P1 आया 20 टाइम इसने कंज्यूम किया, रिमेनिंग इसका रह गया। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करता जा रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए। चूँकि P1 ने टाइम कंज्यूम कर लिया है 20, तो बाकी बचा 33। ठीक है जी। और 20 यूनिट टाइम पे P2 की बारी आ गई। इसने इसने 20 क्या कंज्यूम करने थे, इसका जो रिक्वायर्ड था वो था ही 17 यूनिट टाइम। ठीक है जी। तो आप उसको 70 मिली सेकेंड्स कह सकते हैं या यूनिट टाइम कह सकते हैं। तो 20 पे ये 30 था, 33 था रिमेनिंग, और 37 पे क्या हुआ कि हमारा जो P1 है इसका रिमेनिंग टाइम हो गया 33 और P2 ज़ीरो हो गया और P3 68 है और जो P4 है वो 24 है। मैं ताकि साथ साथ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी बताता जाऊँ। फिर 37 पे P3 की बारी आई तो P3 ने पूरे 20 मिनट्स सॉरी 20 उसने यूनिट टाइम कंज्यूम किए, माइट बी पॉसिबिलिटीज मिली सेकेंड। तो 37 के बाद ये 57 तक जब पहुंचा आपका यूनिट टाइम टाइम स्लाइस, तो P1 के रिमेनिंग टाइम रिमेनिंग जो बस टाइम है 33 है, P2 ज़ीरो हो चुका है, P3 68 में से 20 गए तो बाकी बचा 48 और जो P4 है वो अभी भी 24 के ऊपर मौजूद है। तो 57 के बाद 77 तक जो है ये आपका जो P ये अगेन 33 है, ये ज़ीरो है, ये 48 है और ये बचा 4। ठीक है, मैं सिर्फ रेलिवेंट ही लिख रहा हूँ। 77 के बाद फिर बारी आती है P1 की। ठीक है जी। ओके, P1 को अब जब टाइम मिला तो ये 97 तक एग्जीक्यूशन हुई और इसका जो रिमेनिंग टाइम है अब वो बचेगा 13 और जो P2 है ज़ीरो है और 48 है, P3 और जो P4 है वो 4 है। ठीक है जी। 97 से फिर 20 सेकेंड्स के लिए यू कैन से 117। तो यहाँ पे 117 पे क्या है, चूँकि P2 तो वैसे ही ज़ीरो है और P3 के थे टाइम 48, तो 48 में से 20 के 28 टाइम इसके रिमेनिंग रह गए अभी, और जो P4 है वो तो 4 हैं। और 117 से नेक्स्ट बारी आनी थी P4 की। अब P4 को तो वैसे ही 4 सेकेंड्स कह लें, मिली सेकेंड कह लें, वो रिक्वायर्ड हैं। तो 121 पे एक ब्रेक आई। ब्रेक क्या आई कि 121 पे जो P4 था वो भी ज़ीरो हो गया और जो P3 था वो 28 है और जो P2 है वो भी ज़ीरो पड़ा हुआ है। और अगेन बारी आ गई फिर P1 की। ठीक है जी। 121 पे, तो 121 पे आप देख लें यहाँ से 30 सेकेंड्स मज़ीद गुजरे तो P1 भी ज़ीरो हो गया। ठीक है जी। 134 के ऊपर अगर टाइम पे आप देखो तो P1 भी ज़ीरो है, P जो है वो 2 भी ज़ीरो है और P4 भी ज़ीरो है। अब आ जाके बचा आपका जो है ये P3। ठीक है जी। P3 और उसका टाइम जो है वो है 28 सेकेंड्स। तो 20 क्वांटम इसको मिले, टाइम स्लाइस इसको मिला, तो ये 134 से 154 हो गया और बाकी फिर 8 सेकंड्स इसके बच गए, 8 मिली सेकंड्स बच गए, तो वो उसने अगले क्वांटम में मुकम्मल कर लिए। ठीक है जी। टिपिकली हायर एवरेज टर्न अराउंड देन SGF बट बेटर रिस्पॉन्स। तो ये इंटरेक्टिव जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम्स में ये राउंड रोबिन वाला एल्गोरिदम
ये बेटर वर्क करता है। किसी भी प्रोसेसेस को, किसी भी यूज़र को अपने प्रोसेस के हवाले से ये फीलिंग नहीं होती कि मुझे टाइम जल्दी नहीं मिला, उसे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो हर एल्गोरिदम के अपने प्लस माइनस हैं। तो यहाँ पर देखें टाइम क्वांटम एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ टाइम क्वांटम दिखाया गया है, फिर साथ कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम है। तो ये जो आपका है ये कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम 0 1 2 3 4 5 6, जिसको आप देख लें, अगर हमारे पास जो टाइम क्वांटम है, जो स्लाइस है, वो टाइम का 12 है, तो इसे 0 से लेके 10 तक कोई इस पर कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना पड़ेगा, इसमें ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट स्विच आएगा। बट इफ़ टाइम क्वांटम फॉर स्विचिंग फॉर स्वैप आउट स्वैप इन वो 6 क्वांटम टाइम है, तो 10 यूनिट टाइम में एक टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हम ये बात कर चुके हैं, यहाँ पर एक टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। हम ये बात कर चुके हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है वो ओवरहेड है, और अगर हमारे पास टाइम क्वांटम 1 है तो 10 यूनिट टाइम में 10 दफ़ा कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा, सॉरी 9 दफ़ा करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम डिस्कशन हमने प्रीवियसली भी की है, मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जो अगर हमारे पास कम क्वांटम होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो ओवरहेड है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर क्वांटम हमारे पास लंबा है, ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो मामला हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। तो इसके दरमियान कहीं हमें चूज़ करना है चीज़ों को। ठीक है जी। डेफिनेटली जो एल्गोरिदम बनाए जाते हैं, जो मतलब ओएस डेवलपर्स हैं, वो दे हैव टू चूज़, दे हैव टू डिसाइड। ओके, नाउ वन अदर डायग्राम, टर्न अराउंड टाइम वेरीज विद द टाइम क्वांटम। तो जब टाइम क्वांटम, ये देखें बॉटम पे एक्स एक्सिस पे, टाइम क्वांटम अगर 1 है तो जो टर्न अराउंड टाइम है वो 11 आता है। अगर टाइम क्वांटम 2 है तो टर्न अराउंड टाइम 11.5 है। और अगर टाइम क्वांटम 3 है तो टर्न अराउंड टाइम गालिबन 10.8 के करीब आ जाता है। और ये प्रोसेस हमारे पास बहरहाल P1 P2 P3 P4 6 3 1 7 इनका टाइम इसके साथ। और अगर टर्न अराउंड टाइम हमारा 4 है तो सॉरी क्वांटम टाइम हमारा 4 है तो टर्न अराउंड टाइम 11.5 आ जाता है। अगर क्वांटम हमारा 5 है तो टर्न अराउंड टाइम 12.25 के करीब, एंड सो ऑन। तो चीज़ें क्वांटम के साथ आपका टर्न अराउंड टाइम, आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इन तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनके दरमियान कहीं हमें चीज़ों को चूज़ करना, डिसाइड करना है। फिर उसके बाद जो स्केजुलर्स हैं, मल्टी लेवल क्यूज़ भी आ जाती हैं, चूँकि स्केजुलर्स में मल्टी लेवल क्यूज़ भी हैं और मल्टी लेवल की स्केजलिंग भी हो जाती है। रेडी क्यू इज़ पार्टीशनड इनटू सेपरेट क्यूज़, एक फोरग्राउंड है इंटरेक्टिव और एक बैकग्राउंड है बैच प्रोसेसिंग के लिए ये यूज़ होती है। ठीक है जी। ईच क्यू हैज़ इट्स ऑन स्केजुलिंग एल्गोरिदम। लाजमी नहीं है कि हर क्यू की दोनों क्यू की, तमाम क्यूज़ की जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो सेम हो, हर एक के डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल फोरग्राउंड पे राउंड रोबिन चल रहा है और बैकग्राउंड पे FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्यों? क्योंकि जो इंटरेक्टिव सिस्टम है वहाँ पर वैसे ही राउंड रोबिन इंटरेक्टिविटी के लिए ज़्यादा बेटर है, और हर यूज़र को फील होता है कि जी मेरे प्रोसेस को टाइम मिल रहा है। और जो बैकग्राउंड पे है, आपका बैकग्राउंड क्यू है, उसको जो पहले जॉब है इसको मुकम्मल कर लें, चूँकि वैसे भी वो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चल रही है, इस वजह से वहाँ पे चीज़ें इतना जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच ना होगा और ओवरहेड नहीं होगा और स्मूथली काम चलता चला जाएगा। कई आपके प्रोसेसेस होते हैं ना जो बैकग्राउंड पे चलने होते हैं, तो बैकग्राउंड क्यू में वो प्रोसेसेस रखे जाते हैं जो कि जिन्होंने चलना ही बैकग्राउंड में होता है, जिनका परफॉर्मेंस के ऊपर इंटरेक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक डायरेक्ट नहीं होता। ओके जी। scheduling must be done between the queues. Fixed priority scheduling है, that is serve all from foreground then from background. पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन का आपको मैंने बताया था कि जो प्रोसेसेस हैं हमारे वो वेट करना पड़ता है उनको ज़्यादा। अगर अगर आपकी फिक्स्ड प्रायोरिटी स्केजुलिंग है तो वहाँ पर स्टारवेशन आती है, और स्टारवेशन को हमने कहा था इसकी जो सोल्यूशन है वो एजिंग है। फिर अगर टाइम स्लाइस है, ईच क्यू गेट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ CPU टाइम which it can schedule amongst its processes, that is 80% of to foreground in round robin, 20% to background in FS। तो मल्टीपल क्यूज़ को भी डिफरेंट वे में डील किया जा सकता है। फिक्स प्रायोरिटी स्केजुलिंग है तो उसमें एक क्यू जो है वो ज़ाहिरी बात है वेट करती रहेगी, दूसरी क्यू
को उस वक्त जो है वो टाइम मिलता रहेगा। अगर वो टाइम स्लाइस है तो इट कुड बी बेटर। ठीक है जी। ओके। उसके बाद आ गया अ प्रोसेस कैन फीडबैक क्यू आ गया। प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द वेरियस क्यूज़, एजिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड दिस वे। तो प्रोसेस एक डिफरेंट क्यूज़ में मूव करता रहेगा। अगर उसे एक आपके पास प्रायोरिटी क्यूज़ हैं, मल्टीपल क्यूज़ हैं, एक क्यू में वो ज़्यादा टाइम उसने लगा दिया है तो ज़ाहिर बात है अगली क्यू में जाके उसको ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो सकती है। तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स, इसमें कुछ नंबर ऑफ क्यूज़ कितनी है, स्केजुलिंग एल्गोरिदम फॉर ईच क्यू कौन कौन सा है, मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस, एजिंग के बाद कब उसको अपग्रेड करना है, किसी हायर प्रायोरिटी में लेके जाना है, मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू डिमोट अ प्रोसेस, ये भी एक डिवाइस करना पड़ता है। ठीक है जी। मेथड यूज टू डिटरमिन विच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड सर्विस, तो जब सर्विस रिक्वायर्ड होगी तो उसको किस क्यू में एंटर करना है फर्स्टली। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। एग्जाम्पल आ गई है, 3 क्यूज़ हैं। Q0 है राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम 8 मिली सेकेंड्स, Q2 है राउंड रॉबिन टाइम क्वांटम 16 मिली सेकेंड 16 मिली सेकेंड, Q3 है FCFS। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे स्केजलिंग कैसी हो रही है। अ न्यू जॉब एंटर्स Q0 विच इज़ सर्व्ड FCFS, देन when it gains CPU job receives 8 milliseconds, if does not finish in 8 milliseconds job is moved to Q1। ठीक है जी। एट Q1 job is again served FCFS and receives 16 millisecond, if it still does not complete it is preempted and moved to Q2। तो ये इसको मल्टीपल क्यूज़ में हमारी जॉब जो है वो मूव करती रहती है। पहले वो Q0 में था, आपका प्रोसेस जो है वो Q0 क्यू में था आपकी जॉब, और Q0 के लिए हमारा जो टाइम था वो 8 मिली सेकेंड था, वो मुकम्मल नहीं हुआ तो वो Q1 में प्रमोट हो गया। और Q1 में आया एक जॉब आई और उसको 16 मिली सेकेंड मिले, अगर वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ तो वो जनाब Q2 में चला गया, जो कि आपका जो है वो गालिबन Q2 का क्या रूल था, इसका FCFS रूल था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके डिफरेंट काम चलते रहते हैं। CPU स्केजुलिंग मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन मल्टीपल CPUs आर अवेलेबल, तो ज़ाहिरी बात है मल्टीपल CPUs के साथ स्केजुलिंग भी आपकी जो है ना वो देखना पड़ती है कैसे कैसे वो चल रही है। ओके। होमोजीनियस प्रोसेसर्स हैं, फिर मज़ीद उसमें अगर आपके प्रोसेसर सेम टाइप के हैं तो उनके साथ डिफरेंट माहौल है, वो ज़्यादा आसान है और उसमें लोड शेयरिंग हो सकती है। फिर एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है, ओनली वन प्रोसेसर एक्सेसेस द सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर्स एलिविएटिंग द नीड फॉर डाटा शेयरिंग। तो ये मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग, ये इसमें डिफरेंट इश्यूज़ को डील करना पड़ता है हमें। ओके जी। फिर हमारे पास कुछ स्केजुलर रियल टाइम स्केजुलर हैं, जो कि उनमें फिर दो टाइप आ जाती हैं। हार्ड रियल टाइम, जहाँ पे टाइम वेस्ट करने की गुंजाइश ही नहीं होती, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ क्रिटिकल टास्क विद इन अ गारंटेड अमाउंट ऑफ टाइम। ये मेडिकल साइंस में, मेडिकल फील्ड में डिफरेंट इक्विपमेंट्स के लिए ये यूज़ होते रहते हैं। फिर सॉफ्ट रियल टाइम कंप्यूटिंग है, जहाँ पर थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, थोड़ी सी प्रायोरिटी वहाँ पे आ जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ स्केजुलिंग से रिलेटेड था। तो आई एम नॉट श्योर कि हमारा ओएस का सिलेबस यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ है, तो हम इसको इंशाल्लाह कोई सेशन इसके और भी नेक्स्ट सेशन चलेगा इसका।